वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायो रूट्स में। आज हम अपने इस लेक्चर में जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या होती है जेनेटिक्स, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो बिना देरी किए आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स, ये किस किस स्टूडेंट्स में या किन किन टर्म्स के लिए ज़रूरी है, एक बार को ये समझ लेते हैं। क्लास 10th के लिए, 12th के लिए, या इवन अगर आप बीएससी ग्रेजुएशन में हैं और अगर आपने नर्सिंग का ऑप्शन चुन रखा है तो तीनों या चारों ही केसेस में आपको जेनेटिक्स की रिक्वायरमेंट जो है वो लगेगी। तो इससे पहले कि हम अपनी हायर जेनेटिक्स को पढ़ें या समझें, ज़रूरी ये है कि हम जेनेटिक्स का कुछ थोड़ा सा इतिहास भी साथ में जान लें। तो बिना देरी किए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए अगर इस शब्द जेनेटिक्स की कि क्या होता है जेनेटिक्स, तो आपको इसको समझने से पहले एक शब्द और है जिसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बिना ये इनकम्प्लीट है, आप इसको नहीं समझ सकते। वो शब्द कौन सा है? तो उस शब्द का नाम है इनहेरिटेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है आनुवंशिकता। क्या होती है आनुवंशिकता, इस बारे में हर किसी को थोड़ा बहुत अंदाजा ऑलरेडी पहले से होता है। माता पिता से बच्चों को नए गुणों का ट्रांसफर होना, केवल यही वो चीज़ है जिसे क्या कह दिया जाता है, आनुवंशिकता। तो इसी की डेफिनेशन में अगर हमें लिखें तो हम यही लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू न्यू जनरेशन। जो आने वाली अगली पीढ़ी है, माता पिता के गुण उसमें ट्रांसफर होते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। जैसे बच्चों की जो शक्ल है, जो उनके कैरेक्टर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है, उनकी आई कलर है, बॉडी ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें पेरेंट्स से मिलती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो पूरी तरह से अपने माता पिता के गुणों को लेकर के अपने अंदर आई है। तो कुछ एग्जाम्पल में अगर आप चाहें कि वो कैरेक्टर कौन से हैं जो ट्रांसफर होते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप, हम लोग जानते हैं बॉडी में जो हम सभी का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। कई बार पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप कुछ और चिल्ड्रंस का ब्लड ग्रुप कुछ और होता है। तो उसके पीछे भी जो फंडामेंटल चीज़ है जो काम कर रही है वो है जेनेटिक्स। या फिर आप साथ साथ में आई कलर को ले सकते हैं। हर किसी का आई कलर यूनिक है, किसी के पास ब्लू है, किसी के पास ब्लैक है, किसी का ग्रीन है, और कई लोगों के और भी कई तरह के हेटेरो तरह के कलर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। वो सब भी किसकी वजह से है, जेनेटिक्स। ज़्यादा बातों को और ना खींचते हुए हम यहाँ पे ETC लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इस पूरी लेक्चर सीरीज में इन सभी के बारे में डिटेल में बात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम इनहेरिटेंस जान चुके हैं तो जानते हैं कि जेनेटिक्स क्या होती है। इस इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना या इस इनहेरिटेंस की स्टडी करना, ये चीज कहलाती है जेनेटिक्स। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसको भी थोड़ा सा आज हम समझ रहे हैं। देखिए, जेनेटिक्स की शुरुआत से पहले, इस स्टडी बनाने से पहले लोगों को इस चीज के बारे में पता जरूर था कि आनुवंशिकता होती है, जेनेटिक्स होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुण ट्रांसफर होते हैं। लेकिन इस चीज को एक रिसर्च के द्वारा लिख करके वर्क के रूप में पब्लिश करने का काम करना और इसे एक सब्जेक्ट के रूप में सामने लाना, ये सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने किया, उन साइंटिस्ट का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। आई नो इनकी स्पेलिंग में JOHAAN है, बट प्रोनाउंसिएशन में ये जॉन ही रहता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ही वॉज अ मैथमेटिशियन, जिनका जन्म 4 जुलाई 1822 में हुआ था। इनका जन्म मिड यूरोप में, यहाँ पे लिखा है देखिए, मिड यूरोप में चिकोस्लोवाकिया एक कंट्री हुआ करती थी उस समय, उस जगह पर हुआ था, जो कंट्री 1993 में 1 जनवरी को सिविल वॉर की वजह से टूट गई और उससे 2 नई कंट्री का जन्म हुआ। एक कंट्री बनी चेक रिपब्लिक और दूसरी कंट्री बनी स्लोवाकिया, जिसमें से जो चेक रिपब्लिक है वो जर्मनी के साथ, अगर मैं सही हूं तो, बॉर्डरलैंड भी शेयर करती है। मेंडल ने 1822 में चिकोस्लोवाकिया में जन्म लिया और 1851 में उन्होंने अपनी हायर स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में एडमिशन लिया और अपनी स्टडीज को वहां पे कैरी आउट किया। मेंडल ने अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग इस चीज के लिए, इनहेरिटेंस के लिए बहुत क्यूरियोसिटी रखी है, और इस क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए या इस क्यूरियोसिटी का सवाल का जवाब जानने के लिए उन्होंने रिसर्च करने की ठानी। अपनी इनहेरिटेंस की जो क्यूरियोसिटी थी, इसको समझने के लिए मेंडल ने अपना वर्क आगे किया, जिस वर्क को हम आज उनकी रिसर्च के रूप में जानते हैं। उस वर्क को परफॉर्म किया और दुनिया के सामने रखा। उससे पहले हम उनके रिसर्च को पढ़ें, वो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे।
फिलहाल हम उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पर उससे पहले हम मेंडल के बारे में भी 2-3 बातें और जान लेते हैं। जैसे कि मेंडल एक बॉटनिस्ट नहीं थे। बॉटनिस्ट वो होते हैं जो बॉटनी से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड स्टडी वगैरह करते हैं। लेकिन मेंडल बॉटनिस्ट ना होते हुए भी मेंडल जो थे उन्होंने रिसर्च करी बॉटनी के ऊपर, प्लांट के ऊपर। मेंडल का ओरिजिन आप देखोगे तो मेंडल वॉज अ मैथमेटिशियन, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस इनहेरिटेंस की जो क्यूरियोसिटी थी उसका जवाब जानने के लिए एक पौधे का यूज किया, एक पौधे का रिसर्च किया, जिस पौधे को हम बहुत ही कॉमनली जानते हैं, पी प्लांट, मटर का पौधा। मटर के पौधे को यूज करके मेंडल ने अपनी रिसर्च को कंप्लीट किया। मेंडल एक मेंडल एक चर्च में फादर हुआ करते थे। फादर क्रिश्चियनिटी में आपको यहां देखते हो नन, तो नन एक शब्द है जो कि फादर के लिए दिया जाता है। जैसे कि मोमडन धर्म में मौलाना जी होते हैं और हमारे हिंदू धर्म में आप देखते हैं उसमें पंडित होते हैं। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में चर्च के अंदर जो सारे स्पिरिचुअल्स वगैरह को परफॉर्म करते हैं उन्हें नन, फादर की उपाधि दी जाती है। तो मेंडल उस समय में एक नन थे और साथ साथ में ये क्यूरियोसिटी भी उनके साथ जीवन भर चलती रही है, जिसके जवाब को जानने के लिए अपने उस चर्च के बैकयार्ड में एक गार्डन हुआ करता था, जो मोनेस्ट्री का ही गार्डन था। मोनेस्ट्री क्या होती है तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, मोनेस्ट्री एक ऐसी जगह जहां पे किसी एक विशेष संप्रदाय, विशेष रिलीजन के लोग इकट्ठा होकर रहते हैं, उसे हम कहते हैं मोनेस्ट्री। तो क्रिश्चियनिटी के वहां पे लोग जो एक साथ रहते थे उसे हमने कहा मोनेस्ट्री। उस मोनेस्ट्री में ही एक चर्च था और उसी चर्च में मेंडल फादर थे और वहीं पर रहते रहते ही उन्होंने अपनी रिसर्च को शुरू किया। रिसर्च के लिए जो पौधा उन्होंने चुना वो था पी प्लांट। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पीसम स्टाइवम। पीसम स्टाइवम और ये पी प्लांट आपको इस जेनेटिक्स की स्टडी में बहुत बार सुनने को मिलेगा, तो इससे हमारा खासा लगाव रहने वाला है पूरी थ्योरी में। इनकी रिसर्च जो है या इनकी रिसर्च किस तरह से वर्क करती है, क्या क्या इन्होंने अपने रिसर्च में किया, पी प्लांट को क्यों लिया, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम मेंडल की स्टडीज या मेंडल के एक्सपेरिमेंट को जानेंगे। आज हम हिस्ट्री जान रहे हैं, इसीलिए आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा छोड़ के चलते हैं। मेंडल ने अपना रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में 1866 में उनकी रिसर्च का जो वर्क था वो पब्लिश कर दिया गया। और 1866 में, यहाँ पे देखिए 1866 में रिसर्च पब्लिश तो हुई, लेकिन क्योंकि वो एक बॉटनिस्ट नहीं थे, एक मैथमेटिशियन थे, तो साइंटिस्ट कम्युनिटी में जो बॉटनिस्ट साइंटिस्ट की कम्युनिटी थी उन पे कुछ उनका प्रभाव ज्यादा नहीं था। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी का ये मानना रहा होगा, कुछ आप ये कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारण भी है इसके पीछे, कि क्योंकि वो एक बॉटनिस्ट नहीं है तो उनके द्वारा की गई स्टडीज को उतना महत्व नहीं दिया गया और इसको बिना अच्छे से जांचे परखे उन साइंटिस्ट की, उस समय की जो साइंटिस्ट कम्युनिटी हुआ करती थी, उन्होंने इनकी रिसर्च को रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया कि ये बकवास है, आपकी इस थ्योरी में बहुत सी कमियां हैं जिसको सीधे तौर पे माना नहीं जा सकता और साबित नहीं करती है आपकी ये रिसर्च कुछ भी। बैड लक फॉर मेंडल, पर मेंडल 1866 में इतना काम कर चुके थे और 1884 6 जनवरी को उनका निधन हो गया, वो मर गए। उनकी टोटल लाइफ रही है 62 ईयर्स की, जिसके अंदर उन्होंने रिमार्केबल काम बहुत से किए हैं, पर जेनेटिक्स का उनका सफर 1866 में रिसर्च तक रहा, जिसके बाद उनकी रिसर्च को रिजेक्ट कर दिया गया। अब सवाल यह है कि अगर उनकी रिसर्च को रिजेक्ट कर दिया गया तो आज हम मेंडल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आगे आना होगा समय में, तकरीबन 40 साल बाद। 40 साल बाद अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स अर्ली 90s, बिल्कुल 90s की शुरुआत में 1900s में 3 साइंटिस्ट अलग अलग रैंडम इंडिपेंडेंटली, जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, तीनों अलग अलग देश के, एक जर्मनी से, एक नीदरलैंड से, एक ऑस्ट्रिया से, तीनों के नाम हैं कार्ल कॉन्स, ह्यूगो दी वेरिस एंड टेस्मार्क। ये 3 साइंटिस्ट अलग अलग जगह से, अपनी अपनी सेम फील्ड है, इन सभी की फील्ड वही है जो मेंडल ने रिसर्च करी थी इनहेरिटेंस के लिए, बॉटनी के लिए। इनहेरिटेंस पर इन तीनों व्यक्तियों ने अपना अपना रोल प्ले किया और अपने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया। इन सभी के जो रिजल्ट थे वो आपस में मैच करते थे।
जब इन्होंने इस रिसर्च को मैच करने के बाद ढूंढने की कोशिश करी कि क्या इतिहास में इससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्टडीज हुई हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, अगर हुए हैं तो उनका रिजल्ट क्या रहा है, वो एक्सपेरिमेंट किसने किया है, ये सब चीजें जब ढूंढने के लिए उन्होंने सर्च किया, स्कैन किया, तो उन्होंने पाया कि उनसे काफी समय पहले ऑलरेडी एक मेंडल नाम के व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ये चीज रिसर्च के अंदर ऑलरेडी बताई है जो वो आज बता रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि मेंडल का जो वर्क है वो आखिर क्यों रिजेक्ट हो गया, इनके कहने के बाद क्यों हम वो कह रहे हैं कि वो चीज ठीक है और उससे पहले क्यों कह रहे हैं गलत है। क्योंकि इस बार की जो स्टडीज है या इस बार का जो रिजल्ट जो मेंडल से मैच हो रहा है वो तीनों के तीनों साइंटिस्ट बॉटनिस्ट हैं, और क्योंकि बॉटनिस्ट ने ही ये स्टडी करी है इसीलिए इनके वर्क को काफी महत्व दिया गया और इसके बाद ये मान लिया गया कि जो मेंडल ने कहा, मेंडल की जो रिसर्च है वो वास्तविक में ठीक थी। तो इस प्रोसेस से हमें यह समझ में आ चुका है कि मेंडल अपनी लाइफ टाइम में कैसे वर्क कर रहे थे और उनके मरने के काफी समय बाद, उनके मरने के भी काफी समय बाद, क्योंकि 1884 में वो मर चुके हैं, तो लगभग 16 साल बाद 3 अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा उनके रिसर्च को दोबारा से माना गया। इस रिसर्च के, इनकी तीनों के रिसर्च के पब्लिश होने के बाद साइंटिस्ट कम्युनिटी ने और पूरी आपकी ये बॉटनिस्ट कम्युनिटी ने इस मेंडल की रिसर्च को एक्सेप्ट किया और ये माना कि इनकी जो रिसर्च है वो काफी बेहतर है और वो रिसर्च पक्के सबूत देती है, बिल्कुल उसी तरीके से की गई है जिस तरीके से की जानी थी। क्या रिसर्च है मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। अब इसके पीछे एक बात और जानिए कि क्यों इतना समय लगा, ये 15-16 साल क्यों लगे इस चीज में, और मेंडल के 1866 में रिसर्च होने के बाद और किसी के साथ हाथ में उनका रिसर्च क्यों नहीं आया। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि मेंडल का जो वर्क था वो उनकी नेटिव लैंग्वेज में था। नेटिव लैंग्वेज में होने की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी पर उनकी पहुंच उतनी ज्यादा नहीं थी। तो यहां पर एक और साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है जिनका नाम है विलियम बैटसन। विलियम बैटसन 1905 में इन्होंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम किए जिसकी वजह से मेंडल के वर्क को एप्रिसिएशन मिला। तो पहला वो काम जो कि विलियम बैटसन ने किया है, वो काम किया है इन्होंने मेंडल के वर्क को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनली सबसे ज्यादा अगर रिसर्च या कोई वर्क किया जाता है तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज में ही जाना या पहचाना जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा सूटेबल रह रही है। तो ये एक कारण है जिस वजह से आप कह सकते हैं कि अब मेंडल की रिसर्च जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी है तो साइंटिस्ट कम्युनिटी तक और बाकी दुनिया तक इसकी पहुंच बढ़ गई। तो मेंडल की रिसर्च को बाकी दुनिया तक पहुंचाने के लिए विलियम बैटसन का भी एक काफी महत्वपूर्ण रोल है 1905 में, क्योंकि उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। इसी के साथ साथ बैटसन ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पढ़ाई को, इस स्टडी को एक नाम दिया, और क्या नाम दिया उन्होंने? जेनेटिक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि टर्म जेनेटिक्स वॉज गिवन बाय विलियम बैटसन इन 1905। तो 2 काम तो ये इंपॉर्टेंट हुए। तीसरी चीज और विलियम बैटसन ने एक बात अपनी ऐड करी अपनी थ्योरी में, वो ये बात ये कही कि ये जो थ्योरी है जो मेंडल ने दी है, ये थ्योरी ना ही सिर्फ पौधों पर बल्कि और भी जीवों पर लागू होती है। और जीव कौन से हैं? तो और जीव जैसे कि एनिमल। आप जानते हैं एनिमलिया कितना बड़ा हमारे पास किंगडम है, उसके अंदर सब फाइलम किंगडम वगैरह बहुत सारी हैं। तो बैटसन का ये कहना था कि जो मेंडल की स्टडी है वो सिर्फ प्लांट्स पर आके रुक नहीं जाती है, इसकी ये बाउंड्रीज नहीं है, ये सेम थ्योरी लगभग सभी लिविंग्स पर लागू होती है। क्योंकि उन्होंने किस किंगडम को ऐड किया है इसके अंदर? एनिमलिया किंगडम को ऐड किया है। उनके इन 3 काम की वजह से जो मेंडल का वर्क है उसे बहुत एक्सपोजर मिला, और इस एक्सपोजर की वजह से मेंडल के वर्क को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उस इज्जत से देखा जिस इज्जत से उसको देखा जाना चाहिए था। तो हम ये मान सकते हैं कि मेंडल की जीवन काल के अंदर उनके द्वारा किया गया काम उतना नहीं पहचाना गया, लेकिन विलियम बैटसन के बाद उनके काम को पहचान मिली। और हम ये कह रहे हैं कि जो विलियम बैटसन है बेसिकली ये वो पहले व्यक्ति हैं जिनकी वजह से इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है आपका मेंडल का वो दुनिया के सामने आया।
तो क्योंकि अब हम इस रिसर्च को देखने के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि भले इन 3 साइंटिस्ट ने काम करके मेहनत करके रिजल्ट निकाले और विलियम बैटसन ने भी अपना रोल प्ले किया, लेकिन इस चीज की इनहेरिटेंस की पढ़ाई करना और इसके अंदर रिसर्च करने की जो शुरुआत है वो तो करने वाले सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट जो रहे हैं वो रहे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जो व्यक्ति किसी चीज की सबसे पहले शुरुआत करता है उसे फादर कह दिया जाता है, फादर की उपाधि दे दी जाती है। तो इसीलिए जो हम स्टडी करने वाले हैं पूरी इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में जेनेटिक्स की, उसके फादर की जो उपाधि है वो दी जाती है ग्रेगर जॉन मेंडल को, यानी कि जॉन मेंडल वाज द फादर ऑफ द स्टडी ऑफ द जेनेटिक्स। पर एक बात यहां पे और जानने वाली ये है कि क्योंकि मैं उसमें उनकी रिसर्च को पब्लिश करवाने में, या उनकी रिसर्च को पब्लिश में तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी रिसर्च को इंटरनेशनल कम्युनिटी पर पहचान दिलाने में बहुत बड़ा रोल एक विलियम बैटसन का भी है, इसीलिए कई लोग आज जेनेटिक्स के फादर विलियम बैटसन को भी कंसीडर करते हैं। वो अपनी अपनी मानने की बात है, बट इन रिटर्न थ्योरी के रूप में, फादर के रूप में हम जेनेटिक्स के जॉन मेंडल को ही जानते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स की हिस्ट्री को, बहुत छोटी सी हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज में अब हम आगे की सीरीज में इसको बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो 10th से फिर 12th पे और उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल तक की जेनेटिक्स को कंप्लीट हम इस पूरी सीरीज में करने वाले हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।